बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीला फिरोज डार और आज हम बात करेंगे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल लॉ? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ conflicts? And finally, we'll discuss current conflicts going on in the world today and their effects on global hunger. इनमें हम उन ममालिक के बारे में बात करेंगे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स ने उन ममालिक को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इसमें हम जिन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे उसमें नंबर 1 पे यूक्रेन, सेकंड पे अफ़गानिस्तान, थर्ड पे इथियोपिया, फोर्थ पे साउथ सूडान, फिफ्थ पे सीरिया और लास्ट में हम बात करेंगे यमन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं। आलमी तनाज़े की क्या तारीफ है जो कि बैनुल-अक़वामी कानून में की जाती है। सो अंडर इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अकर्स जब एक या एक से ज़्यादा जो ममालिक हैं वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करें तो उसे जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं या आलमी तनाज़ा कहते हैं। ऑफ द रीजंस और द इंटेंसिटी ऑफ द कन्फ्रंट्रेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ, नो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर or the recognition of the situation is required. Next हम देखते हैं what are the causes of the conflict. ये जो आलमी तनाज़ात जो हैं वो दुनिया में जन्म लेते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं। इनकी causes को अगर हम देखें तो मेन जो है वो 3 causes हमें नज़र आती हैं। नंबर 1 रिलीजन, नंबर 2 पे गवर्नेंस, नंबर 3 पे पॉलिटिक्स है। अगर आप इन तीनों कॉजेस को डीपली ऑब्जर्व करें तो कोई भी जो सोसाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इनको बड़ी फंडामेंटल हैसियत होती है इनकी। इसके अलावा जो भी अलाइड या एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं या कुछ और रीजंस जो हमें नज़र आती हैं सोसाइटी में, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या इनजस्टिस है, वो वन वे और द अदर वे इन्हीं जो मेन कॉजेज हैं इनके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। पॉलिटिक्स है, रिलीजन है या गवर्नेंस है, ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं, रूट्स में जाएं जो भी कॉजेज रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आप जो हैं वो उन कॉजेज को रिलीजन, गवर्नेंस या पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट करते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, करंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल हंगर। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक सेइंग है वो यहाँ कोट करना चाहूँगी। हंगर फ्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्यूल्स हंगर। So let's talk about of the most devastating conflicts going on in the world and how they are pushing an unprecedented number of people into severe hunger. First हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे that is Ukraine. The war in Ukraine is the latest conflict to erupt. Russia invaded Ukraine on 24th Feb 2022 and the violence has resulted and casualties and destruction and the thousands of hundreds and thousands of displaced people. This war has caused over 1 million refugees to flee the country and created a humanitarian emergency in Europe. पोस्ट यूक्रेन और रशिया वार की सिचुएशन अगर हम देखें तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्ट में एक बड़ा कंडेम किया गया रशिया के इस अटैक को या इन्वेजन को, और
उसके बाद अगर हम वहाँ की सिचुएशन देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे आया, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई गई, अभी भी है। इसके अलावा जो यूरोपियन हैं या बाकी कंट्रीज़ हैं, उनके रिलेशंस भी अफेक्ट हुए विद द रशिया। और इसके अलावा जो वॉर के बाद जो एक बड़ा फिनोमेना सामने आया वो ये था कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन हैं दे आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड, और बहुत थाउजेंड्स में ऐसे लोग हैं दे हैव क्रॉस द बॉर्डर, और बहुत सारों ने पोलैंड में असाइलम ली। इसके अलावा और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ वो चले गए। तो एक तो ये रेफ्यूजी फिनोमेना, दूसरा इन्फ्लेशन, थर्ड पे ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया यूक्रेनियंस के लाइफ को। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगान्स हैव सफर्ड थ्रू सो मच। आई गेस अफगान से ज़्यादा कोई ऐसा मुल्क नहीं है इस दुनिया में जिसने इतना सफ़र किया हो जितना अफगानिस्तान ने किया है। Decades of civil war, foreign interventions, tribal issues and insurgency and political and economic insecurity, ये एक सिचुएशन है जो कि बहुत सालों से अफगानिस्तान में चल रही है। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही अफगानिस्तान में। हम अफगानिस्तान की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसका एक क्विक ओवरव्यू करते हैं ताकि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, इजीली हम अंडरस्टैंड करें कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये चीज़ें जो हैं वो क्यों चल रही हैं, या अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो क्यों है। 1979 में रशिया ने अटैक किया या इन्वेड किया अफगानिस्तान पे, and after the withdrawal of Soviet troops in 1991, a brutal civil war led to the formation of a Taliban and their expanding rule. रशियन जो ट्रूप्स हैं उनके जाने के बाद 1991 में जब वो वापस गए हैं, इसके बाद तालिबान रजीम आया अफ़गानिस्तान में। उन्होंने कुछ साल हुकूमत भी की, लेकिन उसके बाद 9/11 हुआ। And post 9/11, a Western coalition targeted the Taliban and Al-Qaeda, and they waged a war against Taliban and Al-Qaeda in Afghanistan, and that lasted more than 20 years. And after the withdrawal of US troops from Afghanistan, the Afghan government quickly collapsed, and the Taliban regained the power. तालिबान दोबारा से इक़्तिदार में आ चुके हैं अफ़गानिस्तान में। रशियन ट्रूप्स भी वापस चले गए, अमेरिकन ट्रूप्स भी वापस चले गए, या जो कोलिएशन पार्टनर्स थे उनके ट्रूप्स भी वापस चले गए, फोर्सेस वापस चले गए। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो सेम है, बल्कि आई गेस उससे भी वर्स सिचुएशन में चले गए। On the top of millions of refugees and hundreds and thousands of internally displaced people within their country's border. इसके अलावा अगर आप जब से अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से कायम हुई है अफ़गानिस्तान में, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें, इंटरनेशनल मीडिया में अफ़गान गवर्नमेंट को लेके कुछ ना कुछ न्यूज़ में चल रहा होता है। बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी बात हो रही होती है, लेकिन पर्टिकुलरली हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें तो न्यूज़ में चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, विमेन राइट्स के हवाले से बात हो, एजुकेशन को लेके बात हो, स्पोर्ट्स को लेके बात हो, अफ़गानिस्तान जो है वो न्यूज़ में ही रहा है तालिबान रिजीम आने के बाद। और जो सबसे ज़्यादा इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ है, जो जिसने बहुत ज़्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स किया है, ना सिर्फ जो अफ़गान्स हैं उनको बल्कि पूरी दुनिया को, और वो है कि पावर्टी की वजह से, हंगर की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से
लोगों को अपने बच्चे तक बेचने पड़े। इससे ज़्यादा किसी फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए कोई तकलीफ दे बात नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तकलीफ दे कि उन्हें उस खाने के लिए, अपना अपना पेट भरने के लिए, अपने बाकी बच्चों का पेट भरने के लिए उन्हें अपना एक या एक से ज़ायद बच्चे जो हैं वो सेल करने पड़े। तो ये एक सिचुएशन है विच इज़ गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे दैट इज़ इथियोपिया। Conflict in Ethiopia has been equally complex and drawn out, between decades of fighting with the neighboring Eritrea, and internal power struggle made Ethiopians' lives more complicated. The violence has also wreaked havoc and health facilities and the other infrastructure. अब ये जो इथियोपिया में जो सिचुएशन चल रही है, इसका अगर हम डीपली एनालिसिस करें तो इसमें जो बहुत ज़्यादा या मेजर जो कॉजेज़ हैं वहाँ पे पॉवर्टी की, या पॉवर्टी एलिवेशन पे काम नहीं हो रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या वहाँ बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है, तो उसमें जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो वहाँ की गवर्नमेंट है और ऑपोजिशन फोर्सेस हैं। उनके अपने ही पावर हंगर या पावर स्ट्रगल के लिए इतनी एफर्ट्स चल रही हैं कि जो इथियोपियंस हैं या जो सिटीज़न हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हैं। एंड देयर इज़ अ famine-like situation in more area, in some areas of Ethiopia. नेक्स्ट जिस कंट्री को हम डिस्कस करेंगे दैट इज साउथ सूडान। साउथ सूडान ने इंडिपेंडेंस ली सूडान से इन 2011 एंड टर्न इट इनटू द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट नेशन। The South Sudanese civil war and multi-sided conflicts between the government and the opposition forces put communities through nearly a decade of violence, poverty and hunger. अब अगर हम इथियोपिया और साउथ सूडान की जो सिचुएशन है उसको कंपेयर करें, वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, वायलेंस है, पॉवर्टी है, हंगर है, और साउथ सूडान में भी यही सिचुएशन है। और एक और जो मुझे कॉमन चीज़ नज़र आई वो ये कि वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं या फोर्सेस हैं, और यहाँ साउथ सूडान में भी गवर्नमेंट और जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, इनकी जो पावर स्ट्रगल है, पावर हंगर है, उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया लोगों की लाइफ को। जो वहाँ के रूलर्स हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जब तक वो अपने सिटीजन्स के लिए काम नहीं करेंगे, वो पॉवर्टी एलिविएशन पे काम नहीं करेंगे, वो ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म नहीं करेंगे, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे, इमरजेंसी है, उनके लिए जब तक ये काम नहीं करेंगे, ये क्राइसिस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। और इथियोपिया और साउथ सूडान में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फैमिन लाइक सिचुएशन है, और लोगों के पास खाने के अलावा जो है वो पीने के लिए पानी तक भी नहीं है। और नेक्स्ट जिस कंट्री के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ सीरिया, जिसे उर्दू में शाम कहते हैं। द ऑनगोइंग सिविल वॉर इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट and the rebel forces and the various domestic groups and the foreign interventions and ISIS. ये बहुत सारे ऐसी पावर्स हैं, एनोनिमस पावर्स हैं, जो सीरिया में जो वॉर है उसमें वन वे और द अदर वे इन्वॉल्व हैं। And it started as a part of the wider Arab Spring, protest in 2011 and escalating each year with humanitarian crisis or countrywide devastation and millions of civilians' death. ये जो सीरिया में
ऑन गोइंग वॉर है, इसमें जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, विल नॉट टॉक अबाउट देम। हम फोकस करेंगे कि ये जो इस वॉर ने has broken down the Syrian economy, and I mean the people are facing crippling level of poverty and food security. Statistically, सीरिया में 12.4 million people, almost 60% of the population, are hungry and don't know where their next meal will come from. तो सीरिया में भी ये जो वॉर चल रही है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है? एक तो पावर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, हंगर, इसके बाद रेफ्यूजी फिनोमेना। बहुत सारे सीरियंस इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं विद इन द बॉर्डर ऑफ देयर कंट्री, और बहुत सारे जो मिलियंस में हैं, जिनके जो नंबर्स मिलियंस में हैं, उन्हें वॉर की वजह से, पीस ना होने की वजह से, लाइफ थ्रेट्स की वजह से अपना मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में पनाह लेनी पड़ी, एंड दे आर रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स, लेकिन वो वहाँ दूसरे ममालिक में रह रहे हैं। लेकिन ये जो सीरिया में सिचुएशन है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, और नियर फ्यूचर में हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं के बारे में बात करेंगे, दैट इज यमन। Even before fighting broke out in early 2015, Yemen was one of the poorest countries in the Arab world. Now, nearly a decade of war has left the thousands dead and more than 4 million people displaced. The fighting between the government coalition forces and the Houthi rebels in the country continues to harm and displace Yemeni families. Statistically, अगर हम बात करें तो 16.2 million Yemeni families are food insecure, and malnutrition rates among the women and children remain among the highest in the world. अब यमन है या सीरिया की हम बात करें, या बाकी कंट्रीज जिनके बारे में हमने बात की, यहाँ सारे सब में एक जो कॉमन इश्यूज हमें नज़र आए हैं। एक तो वॉर, देन इंटरनल जो पावर स्ट्रगल्स हैं वो, देन कुछ फॉरेन इंटरवेंशंस हैं। इसके अलावा वहाँ जो पावर्टी है, फूड इनसिक्योरिटी है, हंगर है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये सारी सिचुएशंस हैं जो कि ये जो करंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इन सारे कंट्रीज़ में, एटलीस्ट जिनको अभी हमने डिस्कस किया। एक तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और ये क्राइसिस हैं, ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इन क्राइसिस को कम करने के लिए दे आर प्लेइंग देयर रोल। और स्पेशली मैं जिसको यहाँ मेंशन करूँगी, तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इन कंट्रीज़ में काम कर रही है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो रेफ्यूजी फिनोमेना है, उसके लिए UNHCR अराउंड द ग्लोब काम कर रहा है, यूनिसेफ है जो चाइल्ड जो एजुकेशन है उस पर काम कर रहा है। तो ये इसके अलावा और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो इन कंट्रीज़ में अपनी अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें, बट दैट इज़ नॉट इनफ। आई डू होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी और दिन एक नए टॉपिक, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान व मेहरबान।